शक्तिकांता दास की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। देखिए, दास साहब लगातार सक्रिय हैं और अचानक से आपको सामने आकर के लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। तो वक्त के पहले उन्होंने पॉलिसी भी दी थी और आज देखिए, आज की खबर क्या है। आज की खबर है रेट कट। 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट कट घटाया। जी हां, यही हमारी हेडलाइन है, यही हमारी खबर है। वजह क्या है? देखिए, रेपो और रिवर्स रेपो दो रेट्स होते हैं। कौन सा रेट किस समय अहम है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आज की तारीख में बैंक आरबीआई को पैसे दे रहे हैं या आरबीआई से पैसे ले रहे हैं। और आज की स्थिति यह है, जैसे कि दास साहब ने खुद ही कहा, 3 लाख 4 लाख या उससे भी ज्यादा करोड़ रुपए डेली बेसिस पे आरबीआई को बैंक्स दे रहे हैं। तो ऑपरेटिव रेट है रिवर्स रेपो रेट, और इसको घटा दिया 25 बेसिस पॉइंट से। आज की तारीख में रेपो रेट इररेलेवेंट है। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, जी हां, आरबीआई ने यह सरप्राइज कदम उठाया है। और यह कदम क्यों उठाया गया, उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा, और इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी शक्तिकांता दास की। उन्होंने कहा, हम पैसे दे रहे हैं बैंकों को कि आप मदद कीजिए कॉर्पोरेट की, आप मदद कीजिए एनबीएफसीज की, आप मदद कीजिए एसएमईज की, आप मदद कीजिए तमाम लोगों की जिनको पैसे की जरूरत है। आप ये पैसे वापस लाके हमें क्यों दे देते हैं? इसलिए हम रेट इतना घटा देंगे कि आप रिवर्स रेपो में पैसे देना ही बंद कर दें। तो ये बहुत ही सही कदम उठाया गया है। इसका नतीजा क्या होगा? अब बैंकों को ये पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाने पड़ेंगे, कहीं और लगाने पड़ेंगे, या किसी को लोन देना पड़ेगा। इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो बहुत ही शानदार कदम है आरबीआई की ओर से। साथ साथ जो और तमाम घोषणाएं की गई हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि टारगेटेड तौर पे पैसे किसको मिल रहे हैं? 50,000 करोड़ रुपए जो एनबीएफसीज को मिलेंगे, और साथ साथ 50,000 करोड़ रुपए जो और दिए जा रहे हैं डायरेक्टली। अब देखिए, बैंकों को बाईपास करके आरबीआई ने तय किया कि हम एनएचबी को पैसे देंगे, हम सिडबी को पैसे देंगे, ताकि ये लोग सीधे जिनको मदद की जरूरत है उनके पास तक पैसे पहुंचाएं। और ये बहुत ही अच्छा कदम आरबीआई की ओर से उठाया गया है। तो फिर से 1 लाख करोड़ का एक टीएलटीआरओ, समझिए पिछली बार भी 1 लाख करोड़ का टीएलटीआरओ अनाउंस हुआ था, वो आज अंतिम ट्रांच हो जाएगा। और अब ये अगला है जिसकी शुरुआत की गई है। और इस बार जो मदद मिलेगी वो बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि टारगेटेड तौर पे दी जाएगी। बाजार थोड़ा सा नीचे आए हैं। एक तो बैंकों को प्रोविजंस करते रहने के लिए कहा गया है, आगे एनपीएस ना हो तो आप रिवर्स कर लेना, वो शायद बाजार को थोड़ा नागवार गुजरा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो डिविडेंड नहीं देने के लिए कहा गया है, कैश कंजर्व कीजिए। इन्वेस्टर्स के लिहाज से ये खबर इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पर आप उस वजह से भी दबाव देख रहे हैं। और फिर बाजार ने खुलते के साथ ही सब कुछ फैक्टर इन कर लिया था। सुबह सुबह हमें खबर मिली कि शक्तिकांता दास साहब आज पीसी करने वाले हैं, तो बाजार खुला ही इतने ऊपर, तो थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ते हुए सुंदरम म्यूचुअल फंड के सबसे बेहतरीन तरीके से आपको वो क्रक समझाएंगे। सुब्रमण्यम साहब बताइए, कैसे देख रहे हैं आप इन कदमों को? ये बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि ये और एक स्टेप है। तो ये ऐसा है कि कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट करे बगैर धीरे धीरे आरबीआई जो भी चाहिए वो दे रही है मार्केट को। और मैं समझूंगा कि इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट चीज जो है, पहले ये बैंक में जो डिविडेंड ना देने के लिए, वेल बैंक्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ये कमी हो सकती है कि डिविडेंड नहीं मिले, मगर मान लीजिए कि बैंक की जो स्ट्रेंथ है उसकी नेटवर्क बढ़ेगी इसके कारण, और एक प्रोविजनिंग के लिए उनको कैपिटल भी मिलेगा। सेकेंड, उन्होंने एनबीएफसी के लिए भी एक्सटेंड किया है, जो बैंक के लिए दिया था वो एनबीएफसी को भी अभी एक्सटेंड किया है। तो 1 ईयर का जो एक्सटेंशन, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में जो एक्सटेंशन, ये सब बहुत बड़ी बात है फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। और तीसरी चीज है लिक्विडिटी, जो उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया है, उससे बैंक्स के ऊपर जबरदस्ती अभी लेंड करने के लिए एक ये आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बहुत बेहतर इंप्रूव होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब डी बॉटलनेकिंग स्टेप्स है, जो कोविड क्राइसिस के कारण जो लिक्विडिटी की संभावना यहाँ पे है उसे ईज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ ये आरबीआई के सभी स्टेप्स को। जी, धन्यवाद सुब्रमण्यम साहब। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया साहब भी जुड़े हुए हैं। आप हैं ईडी और सीएफओ फेडरल बैंक में। खजूरिया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। मेरा पहला प्रश्न ये है, ये जो एक हल्का सा रेट कट हुआ है, क्या अब आप जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें आप पैसे लगाते दिखेंगे, आप और आप जैसे बैंक्स? क्या आप लेंडिंग शुरू करेंगे? किस हिसाब से आप आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले खत्म हुई? आपके पहले रिमार्क्स। देखिए, बहुत ही मेरे ख्याल से रिवोल्यूशनरी वो है। जो कुछ एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने वो तो मिला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब आपका रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया जाता है, 3.75 पे चला जाता है, तो आपका इंसेंटिव खत्म हो जाता है कि आप
उसको जो है आरबीआई के पास अपनी लिक्विडिटी रखें। आप कोशिश यही कर रहे हैं और अभी भी कर रहे थे कि जहां पर आपके टॉप नॉच जो रेटिंग के हिसाब से जो पेपर्स थे उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, अब उन्होंने ये कर दिया है कि 50% अब जो है वो उनमें भी करना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हैं, यानी आपके एसएमई और उनसे रिलेटेड जो एनबीएफसीज हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ये एक महानबोलिस मॉडल है जिसमें percolation down to the last investment grade unit। तो एक बहुत अच्छा और मेरे ख्याल से सराहनीय कदम है। हेलो जी, हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, गवर्नर साहब ने दो बातें बहुत शानदार तरीके से कही, वी शैल क्योर एंड वी शैल इंड्योर। और उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई का पूरा दारोमदार जो है वो लगा रहेगा कि बाजार और फाइनेंशियल मार्केट्स को लिक्विड रखें और स्मूथ फंक्शनिंग रखें। प्रदीप जी ने आपसे दो प्रश्न पहले पूछे कि कौन कौन से आपको हाइलाइट्स पसंद आए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके बाद क्या आप कॉल मनी मार्केट्स में जो रेट्स हैं उनको कम होते हुए देखते हैं, और ख़ासकर ये जो नए बॉन्ड इशुएंसेस आएंगे सरकारी कंपनीज द्वारा या लार्ज कॉर्पोरेट्स के द्वारा, क्या उसमें आपको अच्छी पूर्ति होती हुई दिखेगी? बैंक्स के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब रेट घट रही है रिवर्स रेपो में तो उसको क्यों अभी वो बाकी रिजर्व बैंक के हाथ में दे, वो अभी कॉर्पोरेट्स को लेंड करेंगे। और ये टीएलटीआरओ जो उन्होंने किया है खास करके माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इकोनॉमी में ये अच्छी तरह से लिक्विडिटी फैलेगी बैंक की ओर से, तो लेंडिंग के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। बिल्कुल। खजूरिया साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गवर्नर साहब ने एक जो स्टेटमेंट दिया कि प्रोविजंस आपको करते रहना चाहिए और आगे अगर जरूरत हो तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। आपने अगर ध्यान से सुना हो दरअसल क्या संकेत था, क्योंकि उसके बाद से हमने देखा कि निवेशकों में थोड़ी चिंता बढ़ी और बैंकिंग स्टॉक नीचे आते हुए नजर आए। इसको अगर आप थोड़ा स्पष्ट कर सकें। धनात्मक कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता निवेशकों को क्यों चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले तो ये कहा कि जो अकाउंट्स SMA 2 SMA 1 थे 29 फरवरी को, उनके ऊपर पहली की गई घोषणा के अनुसार, पहले दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जो 27 मार्च 2020 को दिए गए थे, वो आयरक नॉर्म्स में इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म उनमें पूर्ववत चल रहे थे। तो इसका मतलब जो अकाउंट 60 दिन पास ड्यू था 29 फरवरी को, वो एनपीए बन गया मार्च में, और जो 30 दिन पास ड्यू था वो अप्रैल में बन जाता है एनपीए। आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उसके हिसाब से उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया मतलब 29 फरवरी को जो अकाउंट स्टैंडर्ड थे, अभी 90 दिन उनके पास ड्यू नहीं हुए थे, मतलब वो एनपीए नहीं बने थे, गैर निष्पादी आस्तियां नहीं बने थे, और उनके ऊपर जो है वो आगे जो आयरेक के नॉर्म्स लग रहे थे और जिसमें ये रिस्क था कि वो एनपीए बन जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट कर लिया है। तो आज की तारीख में 29 फरवरी की जो स्थिति है स्टैंडर्ड एसेट्स की, वो फ्रीज हो जाती है, और ये पीरियड जो है लॉकडाउन का, ये जो पूरा पीरियड जो मॉरिटोरियम का है 3 महीने का, उसको तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है और उसमें अगर आपको बैंक्स को कहा गया है कि आप प्रोविजन करें 10%, तो बहुत अच्छी बात है कि उनको आगे के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आगे के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है, दरअसल बाजार को इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। एक और व्यू ले लेते हैं खजूरिया साहब आपकी इजाजत से। के मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्त्री साहब, स्वागत है आपका। एनबीएफसीज को जो उम्मीदें थी कहां तक पूरी हुई? देखिए, काफी कुछ आरबीआई ने किया है लिक्विडिटी के लिए एंड फॉर वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स। इफ यू लुक एट लिक्विडिटी, द इंक्रीज इन द एलटीआरओ बाय 50,000 इज अ वेरी वेलकम स्टेप। सेकेंडली, जो इनिशियली को 10,000 करोड़ का money has been provided, that also will come to housing finance companies. Reduction in the reverse repo rate will make it less attractive for banks to put money back into RBI, and therefore that money can come back into the system. So, in classification of accounts into standard for which were on standard on 1st March 20, is also a positive move. एनबीएफसी को जो 1 year का जो एक्सटेंशन दिया है फॉर रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स, व्हिच वाज अर्लियर गिवन टू बैंक्स,
that is also positive. The only thing is, which I would think is one has to understand a little more, is the 10% provisioning which is required to be created. लेकिन मिस्त्री साहब माफ कीजिएगा, आपको मैं रोकना चाहूंगा. देखिए, ये जो सवाल था कि एनबीएफसीज को अभी भी बैंक्स को पैसे लौटाने हैं, एनबीएफसीज को अभी भी जो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करके देने हैं, या आम निवेशकों को जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको रिडीम करके देने हैं. क्या ये सबसे बड़ी चिंता एनबीएफसीज की नहीं है? क्योंकि मैं तो यही सुन रहा हूं, और इस पर कोई आपको मदद मिलती हुई नजर आई है क्या इन कदमों के बाद? अब उसकी रीफाइनेंसिंग का रास्ता साफ हो रहा है? अनाउंसमेंट है डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर इज मनी. एनबीएफसीज कैन बोरो मनी थ्रू द एलटीआरओ विंडो and use that money to pay back the dues, which, whatever dues are calling. So there is no clarity on moratorium. Maybe we'll have to wait for the detailed press release to come, or detailed circular to come, जिसमें शायद ये clarify किया होगा. But from the RBI announcement कुछ नहीं था. जी मिस्त्री साहब, मेरा प्रश्न आपसे कॉल मनी मार्केट और मनी मार्केट के ऊपर है. ये जो कदम उठाते आपने देखे हैं आरबीआई गवर्नर साहब को, आपको लगता है कि ये जो दरें ऊपर की तरफ बढ़ी हुई हैं रोज़ की लेंडिंग की या 2-3 दिन की लेंडिंग की, इसमें आपको कुछ आराम मिलता हुआ दिखेगा? और ये भी एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि जो म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी क्राइसिस है. क्या आप इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? हमें तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ लिक्विड, कुछ डेट फंड में कुछ ऐसी क्राइसिस है. मेरे हिसाब से थोड़ा रिडम्पशन पहले हो रहा था, शायद अबाउट 2 or 3 weeks ago, but my understanding is that in recent times that redemption pressure has gone away. That's what I'm beginning to understand. जी मिस्त्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे साथ खजूरिया साहब भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सुनील सुब्रमण्यम जी भी हैं. सुनील जी, आपसे प्रश्न ये है, जिस हिसाब से आप क्रेडिट फ्लोज देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, और ये भी कहा गवर्नर साहब ने कि पूरी कोशिश की जाएगी कि जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर है वहाँ के क्रेडिट फ्लोज को बिल्कुल मजबूत किया जाए. कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आपको इस क्रेडिट की डिमांड आती हुई दिख रही है फिलहाल? एनबीएफसी अपने कस्टमर्स को मॉरेटोरियम दे रहे हैं, मगर उनको जो एनसीडीज है वहां पे उनको मॉरेटोरियम नहीं मिल रहा है. तो नेचुरली बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसी स्टेप अप करके ये एनसीडीज जैसे मैच्योरिटी होता है उनके लिए लेंडिंग, उधर बैंक लेंडिंग एनबीएफसी को बढ़ेगा. अच्छे क्वालिटी एनबीएफसी के लिए बैंक अभी भी और ज्यादा भी लेंड करेंगे, क्योंकि वो एक कैश फ्लो का क्रंच एनबीएफसी पे आएगा, क्योंकि मॉरेटोरियम दे रहे हैं अगर इस तरफ म्यूचुअल फंड जो एनसीडीज में सब्सक्राइब कर रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं. तो डेफिनेटली वो स्टेप मैं देखूंगा कि बैंक में एनबीएफसी लेंडिंग बढ़ेगी. सेकेंड, रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि ये 1 और साल का जो ये दिया है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत क्रेडिट फ्लो रियल एस्टेट सेक्टर. तीसरी चीज है एमएसएमई में, क्योंकि ये एलटीआरओ टीएलटीआरओ स्पेसिफिकली 50,000 करोड़ फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड एमएसएमई सेक्टर के लिए दिया है. तो डेफिनेटली बैंक्स को मिनिमम 50% उसमें विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम देना होगा. तो डेफिनेटली एमएसएमई लेंडिंग में बढ़त आप देख सकते हैं. अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार तरीके से बाजार को ट्रैक करते हैं. बग्गा साहब, आपने पूरा जो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट था उसको सुना. बताइए, बाजार के लिए आप कौन से 2 या 3 ऐसे ठोस कदम हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए, अच्छा है, बट ये फ्लो में है. जैसे उन्होंने कहा कि ये अंत नहीं है मेजर्स का, एक और कड़ी हम जोड़ रहे हैं, ऐसे ही देखना है. मार्केट ओवरबॉट था, थोड़ा सेलिंग आ गया. सुबह से 5% हम ऊपर थे बैंक निफ्टी में, हमने देखा सेलिंग. बट जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है बड़ी, जो 10-year बॉन्ड शेल जी 6.29 पे था गवर्नर साहब के वक्तव्य से पहले, और जो 6.4 फिर लौट के आया, ये बॉन्ड मार्केट मुझे अच्छा नहीं दिखा रहा है. तो ओवरऑल अच्छा है. 50,000 करोड़ टीएलटीआरओ में डाले हैं, 50,000 करोड़ नाबार्ड सिडबी एनएचबी को दे रहे हैं. क्या वो पूर्ण है? मेरे ख्याल से नहीं. क्या और करेंगे? बिल्कुल करेंगे.
रिवर्स रिपो रेट काटा है कि भाई बैंक्स लेंडिंग करें, उसके कारण लेंडिंग तो होगी नहीं। बैंक्स अब सेविंग्स इंटरेस्ट ऑलरेडी घटा चुके हैं और वो सेफ्टी फर्स्ट में अभी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे बैंक्स लेंडिंग करना शुरू कर देंगे। बट ठीक है, ये सिग्नलिंग है कि भाई आप आरबीआई के ऊपर डंप मत करो पैसा और आप लेंड करो। स्टेट्स के लिए लिमिट बढ़ाया है, वो अच्छा है। तो बघेल साहब स्टेट्स को जी बोलिए। बघेल साहब, दो चीजें तो हुई हैं। एक तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट ही ऑपरेटिव था। दूसरे 1 लाख करोड़ का कैश इन्फ्यूजन है। हमें और आपको एक इन्वेस्टर के तौर पे, एनालिस्ट के तौर पे मौके ढूंढने हैं। तो जहां ये पैसे जाएंगे, क्या आप रियल एस्टेट कंपनियों में खरीदारी करेंगे? क्या आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में खरीदारी करेंगे? क्या आप उन छोटे बैंक और एनबीएफसीज में खरीदारी करेंगे जो कि एसएमईज को खास तौर पे एक्सपोजर रखते हैं? बाजार में मौके कहां हैं? मौके तो बहुत हैं प्रदीप जी, वैल्यूएशन वाइज मौके बहुत हैं, बट जो चीज थोड़ा बहुत लगता है कि हमें इसमें केयरफुल भी रहना है कि एक तो मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं, ऊपर नीचे जिस तरह जा रहे हैं। दूसरा है कि फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम जरूर है। अगर आपको इतने मेजर्स लाने पड़ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, जिससे फाइनेंस में कॉन्टेजियन आ रहा है। 2008 से क्या डिफरेंस है? 2008 में हम फाइनेंस वालों ने प्रॉब्लम शुरू किया था, रियल इकोनॉमी में आया। अब ये मेडिकल प्रॉब्लम था, रियल इकोनॉमी में आ रहा है और वहां से फाइनेंशियल कॉन्टेजियन ये बनेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कूदना नहीं है फाइनेंशियल्स में। बहुत अच्छी पॉलिसी थी, अच्छे उन्होंने कदम उठाए। मैं क्या देखूंगा, आपके पॉइंट पे बिल्डअप करते हुए उन्होंने जो मॉनेटरी स्पेस की बात की, कहा कि इन्फ्लेशन जरूर ऊंची है बट हमें स्पेस दिख रही है, ये इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। WPI देखिए तो काफी नीचे है ऑलरेडी, तो आउटपुट गैप आपका इतना है। माइकल पात्रा का वक्तव्य पढ़िए पिछले पॉलिसी से, तो मुझे लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट ये जरूरी है। वो अगले 1 महीने में आपको मिल जाएगा। वो मैं सबसे बड़ा इस पॉलिसी से एक निष्कर्ष पकड़ूंगा। 1 लाख करोड़ जरूर है, लिक्विडिटी डाली, वो बहुत वेलकम है, बट अभी कुछ तबकों को लिक्विडिटी नहीं है। ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी है। 6.9 लाख करोड़ बैंक्स हर रात को आरबीआई को रिवर्स रिपो में डाल रहे हैं, तो सिस्टमिक लिक्विडिटी है। बघेल साहब, मैं सोच रहा था कि आप कम से कम कोई एक सेगमेंट चुनेंगे जहां पर आप पैसे लगाना चाहेंगे। जो मैंने आपको ऑप्शन दिए, मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया हूं। गवर्नर साहब ने भी कोशिश की निवेशकों को कन्विंस करने की। देखिए, जो क्लियर टेक अवे आ रहा है आज, एक तो 25 बेसिस पॉइंट का रिवर्स रेपो रेट कट हो गया। दूसरे, गवर्नर साहब ने कहा मैंने आपको पैसे दिए हैं लेंड करने के लिए, मेरे पास वापस मत लाओ, इसलिए ये रेट कट कर रहे हैं। तो इससे आपको शॉर्ट टर्म मनी का फ्लो दिखेगा, यानी सीडीसीपी मार्केट में, शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट में कम से कम, और फिर उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म मार्केट पे कब तक कितना पड़ता है ये देखना होगा। जो बग्गा साहब हाईलाइट कर रहे हैं वो बहुत ही अहम पॉइंट है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बाजार कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहा था कि 1 लाख करोड़ का नया TLTRO आएगा, वो जनरल नहीं आया। अब देखिए 50,000 करोड़ एनबीएफसीज में जा रहा है, बाकी के 50,000 करोड़ जो है वो सिडबी, नाबार्ड, इनके जरिए बाजार में आएंगे, एनएचबी के जरिए बाजार में आएंगे, तो कुछ खास सेगमेंट्स पे आएंगे, उनके ऊपर हमें खास तौर पे नजर रखनी होगी। फिलहाल हमारा वक्त इस कार्यक्रम में पूरा हो रहा है, इसलिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी नजर बनी हुई है जिन सेगमेंट्स को, जिन कंपनियों को फायदा होने वाला है, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे कि आपके लिए मौके कहां बनते हैं। बाजार हमेशा खबर को पहले डिस्काउंट कर लेता है और उसके बाद सेल ऑन न्यूज देखने को मिलता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी गिरावट आती है तब मौके कहां हैं ये हम आपको CNBC आवाज पे लगातार बताते हैं। फिलहाल शैल जी को और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।